अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में सड़कों का जिस तरह से बुरा हाल हुआ है और वाराणसी में समाजवादी पार्टी के नेता संजय यादव और राधा कृष्णन ने जिस तरह से एक मुहिम चलाई है टूटी सड़कों के लिए, गड्ढा मुक्त उसको करने के लिए आम जनता के जिस तरह से सड़कों पर जाकर उनकी भाई मदद कर रहे हैं। और हम आज उनसे बात करते हैं कि अभी तक इन्होंने जिस तरह से आपने मेहनत किया है गड्ढा मुक्त सड़क करने के लिए, क्या रिस्पांस मिला आपको? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी ने कहा था कि हम सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन आज 3.5 साल की सरकार उनकी बीत गई है। मैं शिवपुर विधानसभा से आता हूं और बनारस, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री भी यहां के हैं, तो हमने देखा कि शिवपुर विधानसभा और बनारस की सड़कें, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढा मुक्त हो। सभी सड़कें गड्ढा युक्त हैं और इतनी ज़्यादा मतलब कि स्थिति खराब हो गई है कि जब हमसे नहीं रह गया, जब जनता की पीड़ा देख करके नहीं रह गया हमसे, हमने देखा कि इतने एक्सीडेंट हुए जिसमें तमाम लोग मर गए। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार इसकी जिम्मेदार है। तो हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अपने शिवपुर विधानसभा में यह मुहिम चलाया हमने कि सभी सड़कों पर जहाँ गड्ढा युक्त सड़कें हैं वहाँ सांकेतिक धान रोपाई करके सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाए कि कम से कम सरकार अब तो जागे। आखिर कब जागेगी? अब तो उनकी सरकार जाने वाली है 2022 में, तो कुछ जो समय बचा हुआ है उसमें कुछ तो वो कर लें। इस मुहिम के तहत हमने छितौना गांव में सड़क में धान रोपाई का काम किया। उसके बाद हमने सलारपुर का कार्यक्रम किया धान रोपाई का। 2 जगह से हमने अल्टीमेटम दिया है उनको। उनके अधिकारियों द्वारा यह बात सामने आई है कि जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जितनी भी सड़कें हैं सब पर हम लोग धान रोपाई का कार्यक्रम करेंगे। आप लगातार निकल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद अधिकारियों से क्या उम्मीद करते हैं कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, क्या 1 हफ्तों में सड़कों पर काम शुरू हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो उनसे कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि 3.5 साल तो बीत चुका है। हाँ, अब चूँकि हम विपक्ष में हैं तो हम कम से कम, हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना काल में भी जहाँ एक तरफ सभी नेता, सभी लोग अपनी जान की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में आपने देखा कि मैं लगातार समाज की, जनता की मदद करते हुए जनता की आम समस्याओं को भी उठाने का हमने काम किया। तो इस समय बरसात में जितनी बुरी हालात हमारे क्षेत्र में सड़कों का हुआ था, तो हमें लगा कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए और अगर वो करते हैं तो अच्छी बात है। हमने अपना काम कर दिया है, अब उन्हें अपना काम करके दिखाना है। अगर वो इस काम को शुरू नहीं कराते हैं तो हमारा ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। ठीक है। अब लेकिन जिस तरह से बाकी और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी एक बलिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई और जिस तरह से कल परसों समाजवादी पार्टी के नेता जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्रों के साथ, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए। आप समाजवादी पार्टी के शिवपुर विधानसभा के कद्दावर नेता, आप एक अनुभवी नेता हैं, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर तो सरकार फेलुअर है। अभी आपने बलिया में देखा जिस तरीके से पूरे थाना परिसर की मिली भगत, वहाँ का जो थाना था वो पूरा मिली भगत के तहत पत्रकार रतन सिंह की हत्या हो गई। उनके पिताजी ने आरोप लगाया कि अगर यहाँ के एसओ साहब चाहे होते तो आज उस पत्रकार की, मेरे बेटे की हत्या न हुई होती। वो मौके पर गए थे और उन्होंने कहानी का रूप बदल दिया कि घास और भूसा रखने के नाम पर झगड़ा हुआ जिसमें गोली चली, जो एकदम गलत था। जब वहाँ पर उच्च अधिकारी वहाँ गए तो उन्होंने इस बात को सत्य पाया कि यहाँ कोई बात ऐसी नहीं थी। उन्होंने अपनी किसी ओछी मानसिकता के तहत उसको बुला करके और उसकी हत्या कर दिया और इसमें पूरा थाना परिसर मिला था, जिसमें कि वहाँ के पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया अधिकारियों ने। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार में थाना के सिपाही और एसओ इतने मनबड़ हो गए हैं कि वह पत्रकार तक भी हत्या कराने में नहीं। अभी आपने देखा कल बनारस में चौका घाट में जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या हुई है, तो हत्या और बलात्कार तो रोज ही हो रहे हैं। किस दिन बचे हैं हत्या बलात्कार? हाँ, आप गलत आंकड़ों
कारणों से अपना आंकड़ा छिपा रहे हैं। छिपा लीजिए, जनता सब कुछ जानती है। सरकार तो कहती है राम राज्य है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो दावा करती है सरकारें कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पहली ऐसी सरकार जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त और दुरुस्त माना जा रहा है। देखिए, राम राज्य के नाम पर रावण राज चलाया जा रहा है। आम जनता से पूछिए कि राम राज्य है तो वो बताएगी। आप थाली पिटवा लेते हो, आप जो है कि घंटी बजवा लेते हो, आप जो है कि इस कोरोना काल में क्या क्या नहीं करवाया आपने। आज जिस तरीके से हमारा आम गरीब कमज़ोर आदमी मर रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। ये राम राज नहीं, ये रावण राज चल रहा है। अच्छा, जिस तरह से निजीकरण हो रहा है और इस कोरोना काल में जिस तरह से नौकरियां गई हैं, आप लगातार क्षेत्र में निकल रहे हैं, उन लोगों से भी मिल रहे हैं, तो जो नौकरियों से निकाले गए हैं और जो भी निकाले जाने वाले हैं, तो क्या हाल है उनका? देखिए, कोरोना काल तो ये महामारी आई ही है, ये सरकार के लिए एक बहाना भी है। सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए कोरोना का बहाना बना दिया गया है। आज आप देख लीजिए जिस तरीके से सभी क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। आपने एयरपोर्ट का निजीकरण देखा, आपने रेलवे का निजीकरण देखा, आपने विद्यालयों का निजीकरण देखा, IIT कॉलेजों का आपने निजीकरण देखा। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप सरकार में आने से पहले जिस तरीके से आप कहते थे कि हम नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरियां देंगे, आप अपनी ही बात के सवाल का जवाब हमें दीजिए कि आपने कितने लोगों को नौकरी दिया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है। और जिस तरीके से कोरोना काल में गरीब मजदूर, लाचार, कंपनी में काम करने वाले लोग, अरे पहले तो लोग एढाक पे रखे जाते थे और धीरे धीरे वो सरकारी हो जाते थे। आज तो सरकारी लोगों को धीरे धीरे आप एढाक पे और एढाक से उनके घर भेज दे रहे हैं। ये स्थिति पैदा हो गई है। आम आदमी के यहाँ हम लोग जाते हैं गांव घर में, जिसकी नौकरियां गई उससे पूछते हैं, वो रोता है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। आप बिजली का बिल तो माफ़ नहीं कर पा रहे हो और हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपकी मदद करें। अरे हमें मदद करना है, हम आम जनता की मदद कर रहे हैं। हम सरकार की, आप PM केयर फंड का तो आप हिसाब दे नहीं रहे हैं, आपने क्या मदद किया ये तो कहीं जनता के सामने आप आने नहीं दे रहे। और हमने तो मदद किया है। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो ये जनता बोलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता गरीब और कमजोर लोगों को इस महामारी काल में जाके मदद करे। और समाजवादी पार्टी के नेता के कहने के आह्वान के बाद जितनी मदद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है, यह हम लोगों के गर्व की बात है कि हमारा नेता हमें आदेश किया और हम लोगों ने समाज और जनता की इतनी मदद कर पाए हैं। जिस तरह से निजीकरण चल रहा है और विपक्ष उस तरह से विरोध नहीं कर पा रहा है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में अगर इसी तरह से निजीकरण होता रहा, क्या सरकार की क्या मंशा है? क्या सरकार चाहती है अगर सारा सिस्टम जैसे निजीकरण हो जाएगा, हो सकता है सुविधाएं और अच्छी हो जाएं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या विचार है? देखिए, सुविधाएं तो अच्छी कभी हो नहीं सकती निजीकरण से, ये आप जान लीजिए। ये जब हम किसी काम को नहीं कर पाते हैं तो हम उस कार्य को दूसरे को जिम्मे सौंप देते हैं और फिर हम उससे जवाब मांगते हैं और दोषारोपण उसके ऊपर लगा देते हैं। जब रेलवे इतनी अच्छी है, लालू यादव जी जब मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे को कई हजार करोड़ फायदे दिए थे। उन्होंने तो कभी निजीकरण की बात नहीं की। कांग्रेस की भी सरकार रही, तमाम नेता रहे, लेकिन कभी निजीकरण की बात नहीं। आज गरीब का बच्चा देख लीजिए कि गरीब का बच्चा जब वह अच्छे नंबर से किसी विश्वविद्यालय में, IIT में, आपके एम्स में उसका एडमिशन हो जाता था तो वो कम पैसे में पढ़ लेता था। आज अमीर और गरीब सभी जाति में हैं। आज आपका भी बच्चा होगा और वह अच्छे नंबर पा करके अगर IIT कॉलेज में हो भी जाता है तो उसको प्राइवेट वाली फीस उसको देनी पड़ेगी। यह सरकार की सोची समझी राजनीति है कि अब गरीब का बच्चा पढ़ने न पावे, अमीरों के ही बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि उन्हीं के पास पैसा है और वही फीस दे सकते हैं। ये हमें शिक्षा से वंचित करने के लिए इस अधिकार ने यह प्लान बनाया है इस कोरोना के बहाने। मैं बार बार कहता हूं कि इनको कोरोना अवसर मिला है और विरोध की बात कर रहे हैं। विरोध अभी हमारे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के लोगों ने, युवजन सभा के लोगों ने अभी कल जाकर के विरोध किया कि जहां आप लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, जहां आप स्कूल नहीं खोल रहे हैं, वैसे में आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख छात्रों की एक साथ परीक्षा कैसे करा सकते हैं? आप उनकी जान से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? जब ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आवाज़ उठाई तो आपने जो है कि उनके ऊपर लाठी बर्बरतापूर्वक चलवाया। तो ये तो आप डर चुके हो और हम विरोध तो कर ही रहे हैं। यह तो उनके लिए यह है कि वो अपना काम करें और हम विरोध करने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप मेरे ऊपर मुकदमा लगाइए, हम लोगों को भयभीत करिए।
तो ये उनकी प्लानिंग है, लेकिन इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सफल नहीं होने देंगे। और लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, धरना भी कर रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है, लाठी भी खा रहा है। और यह मान लिया जाता है कि जब सरकार लाठी चलाने लगे तो विपक्ष लाठी खाने लगे, तो सरकार के जाने के दिन तय हो जाते हैं। अब गिनती के दिन उनके बच गए हैं, उनकी सरकार जाने वाली है। हमारे अखिलेश भैया आने वाले हैं, पुनः प्रदेश और देश का विकास आने वाला है। हम लोग तो विकास के मानने वाले हैं, हम लोग धर्म और जाति को मानने वाले नहीं हैं। धर्म अपनी जगह पर है, हमारा विकास अपनी जगह पर है। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उन लोगों के खिलाफ और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो नीति चल रही है, लगातार समाजवादी पार्टी जो उनकी निजीकरण की नीति है, क्या उस जिस तरह से निजीकरण की नीतियों का विरोध हो रहा है, तो अगला कदम समाजवादी पार्टी का क्या होगा? अगला कदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और जो भी उनका कदम होगा और इसके खिलाफ जितने भी बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी करेगी। और निजीकरण का हम लोग विरोध करेंगे और प्रयास करेंगे कि यह निजीकरण न हो। और उनसे हम निवेदन भी करेंगे कि गरीब को पढ़ने से वंचित मत करिए, क्योंकि यह गरीब देश का निर्माण करता है। आप अमीरों के साथ क्यों खड़े हैं? यह देश हमारा 95% गरीबों का देश है, लाचारों का देश है। इसमें हम उनकी मदद करने की बात आप करें तो यह ज़्यादा ठीक होगा। उनको शिक्षा से वंचित मत करिए निजीकरण करके। यहाँ अच्छा लोग नौकरियों से निकाले जा, प्राइवेट सेक्टर से निकाले जा रहे हैं। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि भाई हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो क्या लगता है, आप विपक्ष में हैं, लगातार चल रहे हैं, कहीं कितना रोजगार दिखा आपको? भाई प्रधानमंत्री जी ने तो सत्ता में आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले यह भी कहा था कि हमारे देश में RDX कहाँ से आते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पुलवामा का हमला कैसे हो गया जब आप प्रधानमंत्री हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप कहते थे कि अब की बार महंगाई पे मार, अब भाजपा सरकार। महंगाई जब आप आए थे तो 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 800 रुपये का है। जब आप सत्ता में आए थे तो डीजल 40 रुपये का था, आज 80 रुपये का हो गया है। जब आप सत्ता में आए थे तो जितनी ये हत्या, लूट, बलात्कार आज हो रही है, वह आप कहाँ, आपका लाइन ऑर्डर चला गया? आप सब चीज़ में फेल हैं। आप अपनी ही बातों को बताइए ना। आप तो जनता से आप मत पूछिए, उनसे सवाल पूछिए कि आप जो कहे थे उसी चीज़ को आप हमें रूपांतर करके दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह से इस वर्तमान समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरह से पुलिस, क्या लगता है कि योगी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है? देखिए, योगी सरकार ने लॉकडाउन के बहाने पुलिस को गुंडा तंत्र बना दिया है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर खुली लूट मची हुई है, सरकार ने कह दिया है कि अपनी तनख्वाह तुम वसूल लो, क्योंकि हम तुमको अब तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं हैं। तुम जितना चालान काटोगे उतनी तनख्वाह तुमको मिलेगी और चालान तुम नहीं काटोगे। आज गरीब आदमी गांव से चलता है, घर से चलता है कमाने के लिए, वो 300-400 रुपया कमाता है और जब यहाँ से मोटरसाइकिल से घर जाता है तो 4-5 चौराहे पर उसका चालान काट दिया। सब कुछ होने के बाद मास्क लगाया है, हेलमेट लगाया है, डीएल लिया है, कागज का, तो भीख मांग रहे हैं पुलिस वाले कि अरे भाई 100 रुपया दे दो, नहीं तो हमें तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये भिखारी हो गए हैं। इनको तो हमारी सरकार ने भिखारी बना दिया है और दूसरी तरफ खुली छूट दे दिया है कि आप गुंडा तंत्र हो जाओ और गुंडई से वसूल लो, और हमारे पास तनख्वाह देने के तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। 22 का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, अब राजनीति भी बहुत तेज़ी से होने लगी है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, क्या नीतियां बना रही है? कैसे समाजवादी पार्टी के लगभग सभी नेता दावा कर रहे हैं कि 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आप लोग की क्या नीतियां हैं, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? और ख़ासतौर पे तो हम आपके बारे में जितना जानते हैं, आप लगातार शिवपुर विधानसभा में लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी नब्ज को पकड़ लें, उनकी परेशानियों को। आप कोरोना काल में भी लोगों की मदद की, जिस तरह से जैसे हो सकता था आपने उन लोगों की मदद किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है 22 के चुनाव को लेकर? कैसे लोगों के बीच में जा रही है, क्या करेगी? समाजवादी पार्टी सबसे पहले अपना संगठन मजबूत कर रही है। दूसरा यह कि जनता के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। कोरोना काल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर एक एक व्यक्ति की, गरीब कमज़ोर आदमी की मदद हम लोगों ने किया है। और जिस तरीके से यह सरकार की नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज जनता के बीच में जब हम लोग जाते हैं तो आज जनता स्वयं आगे आकर के वह अपनी परेशानियों को बताती है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद हमसे बताते हैं कि आज आप देख लीजिए कि हम लोगों के हालात क्या हो गए हैं।
तो हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें सही बातों को जनता के बीच में रखना है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जनता अब इनके ढोंग को समझ गई है। इनके धर्म के आड़ में, इनके मंदिर के आड़ में, इनके देश प्रेम के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे अब आने वाली नहीं है। जनता अखिलेश यादव ने जो विकास किया था अपनी सरकार में, जो उन्होंने गरीब छात्राओं को लैपटॉप दिया, जो उन्होंने गरीब लड़कियों को शादी के लिए पैसा दिया, गरीब महिलाओं को उन्होंने जो वृद्धा पेंशन चलाया, जो नौजवान छात्र जो बेरोजगार थे उनको 1,000 रुपये का जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पेंशन का पैसा दिया था, जिससे हमारे छात्र किसी प्रदेश में या किसी अन्य जिले में जाकर के फॉर्म भर सकते थे, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। आज अगर 102 हमारे यहाँ ये 108 एम्बुलेंस नहीं होती तो आपको विश्वास नहीं होगा, कोरोना का मरीज हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। एक हॉस्पिटल उन्होंने नहीं बनाया, एक एम्बुलेंस उन्होंने नहीं दिया, एक विश्वविद्यालय उन्होंने नहीं किया, लेकिन निजीकरण पे वो उतारू हैं कि गरीब को फिर से गरीब बना दिया जाए, इस देश को फिर से सामंतवादी ताकतों के हवाले कर दिया जाए। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमें गर्व है, वो ऐसा नहीं होने देंगे। लड़ाई से समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? इसी तरह से निजीकरण होता रहा तो समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। अभी तो उनकी सरकार है, उनके हाथ में डंडा है, चाहे जैसे वो चला सकते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता वो क्रांतिकारी जनता है जिसने ब्रिटिश सरकार को खदेड़ दिया था। इनके में क्या दम है? ये तो यहीं के हैं, इनसे हमारी जनता खूब बखूबी लड़ना जानती है और इनका सारा पोल पट्टी खुल चुका है। अब ये जाने वाले हैं और हमारे अखिलेश भैया आने वाले हैं। ये कितना भी निजीकरण कर लें, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, वो सारी चीज़ें फिर से जो है सरकारी हो जाएंगी, जो ये निजीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। एक लास्ट सवाल संजय जी आपसे, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली, कितनी सीटों पे आ रही समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 प्लस जीत करके आएगी, 350 सीट जीत के आने वाले हैं। और ऐसा न हो कि इनका सफाया न हो जाए, 403 सीट पर न ये गायब हो जाए। जनता की ये लहर चलने वाली है। तो ये थे संजय यादव जी, जो शिवपुर विधानसभा से हैं। बहुत ही मेहनती नेता हैं। उन मेहनती नेताओं में इनकी गिनती की जाती है और अपने विधानसभा में बहुत सक्रिय नेता की भूमिका निभाते हैं। और लगातार ये कोरोना काल में इन्होंने जिस तरह से मदद किया, इनकी इस मदद के हर कोई कायल है। और इनका दावा है कि जिस तरह से इस समय उत्तर प्रदेश में लहर चल रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के खिलाफ में जिस तरह से जनता के बीच में आक्रोश है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी एक बार फिर पूर्ण बहुमत में आने की संभावना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी अगर इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीति चलती रही तो समाजवादी पार्टी 300 प्लस का आंकड़ा पार कर जाएगी।